जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 2021 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और हम क्या करने वाले हैं, टारगेट क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी को टारगेट रखते हुए क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और जिस क्लास को मैं पढ़ाऊँगा उसको पढ़ाने के बाद में आपको फ्री में क्या करूँगा, उसकी पीडीएफ दूंगा। तो सबसे पहले पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसके पास भी नहीं है तो वो क्या करें, अपने फ़ोन में इस नंबर को ऐड कर लें और इस पे आप मुझे हाई लिख के भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप हाई लिख के भेजेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं और टारगेट क्या करके, ग्रुप डी को टारगेट करके हम क्लासेस करेंगे। और इसके बाद जैसे ही थ्योरी की क्लास कराता रहूँगा और बीच बीच में आपकी एमसीक्यू की लाइव क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपके साथ जितने भी आरआरसी ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, जितने भी साइंस के क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास किसकी रहेगी, हमारी साइंस की रहेगी। टॉपिक हमारा रहेगा लाइट और हमारी क्लास फर्स्ट है। यहाँ से आप देखना अभी तक आपने कितनी बार साइंस पढ़ ली होगी, समय बहुत कम है। तो मैं जो पढ़ाने का मेरा तरीका होगा वो एकदम अलग होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और सारा जितना भी पढ़ाऊँगा सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल यही उठा के आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूँगा, जिससे क्या होगा कि आप लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान हमने स्टार्ट कर दिए, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान ख़त्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास में ही सब याद होगा। जी हाँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको क्लास में ही सब याद होगा। तो बशर्ते आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और बहुत आपको शांति से ये वीडियो देखनी है, वीडियो में ही आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मैं अपनी क्लास पे चलता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या है हमारा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लास फर्स्ट यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने जाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बेसिक जानना चाहिए कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या। तो जैसे आप प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, जो आप मतलब इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो वो भी बिकॉज ऑफ प्रकाश। ठीक है, अगर आपके सामने कोई बुक रखी हुई है, अगर आप उस बुक को देख पा रहे हैं तो वो भी किसकी वजह से देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते, आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता। तो आपको एक बात याद कर रखनी है, डेफिनेशन क्लियर होगी। कोई आपसे पूछ लेता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल समझते हुए चलना है, साथ के साथ बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी है, यह डी ब्रगोली ने बताया। कभी कभी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा प्रकाश है इसकी प्रकृति कैसी है, दोहरी है या फिर कैसी है, किस प्रकृति का होता है हमारा प्रकाश। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। जो प्रकाश होता है वो तरंग के माध्यम से भी चलता है और क्या पार्टिकल के माध्यम से भी चलता है। जो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है तो उसको किसने बताया, डी ब्रगोली ने उसको बताया। बात समझ में आई। तो प्रकाश की डेफिनेशन आपको पता लगी और आपको पता लगी कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है, दोहरी है। और ये किसने बताया, डी ब्रगोली ने बताया। डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं, सारा मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं और पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। डायरेक्टली पीडीएफ आपको इस वजह से नहीं दी कि आप इनको याद करने में आपको इशू होता। अब आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आप आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। रटना कुछ नहीं है, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शक क्या होती हैं, अपारदर्शक क्या होती हैं। उसके बाद नीचे भी एक वस्तु लिखी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं अपारदर्शक। तो इन वस्तुओं के बारे में जानते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं हमारी वो वस्तुएं होती हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। सपोज करो ये क्या है, हमारा सन है,
तो ये सन अगर आप देख पा रहे हैं सन को, तो ये सन के खुद के प्रकाश से ही आप सन को देख पाते हैं, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित हों तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सपोज करो आप किसी कमरे में हैं और कमरे में अंधेरा है और अंधेरे में आपने एक क्या करा, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब बल गया, तो आप उस बल्ब को देख पा रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी प्रदीप्त वस्तु होगी। तो इसका मैंने उदाहरण लिखा हुआ है सूर्य, ETC, ठीक है। उसके बाद अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, मतलब वे वस्तुएं जो जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों की प्रकाश की हेल्प से क्या करते हैं, उनको हम देख पाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अदीप्त वस्तु है या निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शक वस्तु है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अगर आपको इनके बारे में ज्ञान है तो आप आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पारदर्शक वस्तुएं हमारी क्या होती हैं। तो पारदर्शक वस्तुएं जो दोस्तों हमारी होती हैं, वो वस्तु होती हैं जिनसे प्रकाश हमारा गुजर जाता है। सपोज करो ये क्या है, कांच है, और यहाँ से अगर प्रकाश की किरण आएगी तो वो इसको पार कर जाएगी, मतलब किरण यहाँ से कहाँ जा रही है, इधर पार कर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गई, पारदर्शक वस्तु होगी। पारदर्शक वस्तुएं हमारी क्या होती हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारा प्रकाश गुजर जाता है। उसके बाद अपारदर्शक वस्तुएं हमारी वो होती हैं कि कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है, वह कुछ निकल जाता है, उसको बोलते हैं अर्धपारदर्शक वस्तुएं। मतलब सपोज करो ये क्या है, ये तेल लगा हुआ कागज है, तो इस कागज से जब आप प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो कुछ किरण को तो ये अवशोषित कर लेगा अपने अंदर, और कुछ किरण इससे क्या निकल जाएगी, पार निकल जाएगी। अर्धपारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश मतलब पूरी तरीके से पार नहीं निकलता, लेकिन कुछ पार निकल जाता है और कुछ क्या है, अवशोषित हो जाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज क्या है, एक अर्धपारदर्शक वस्तुओं का उदाहरण है। अब अपारदर्शक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। तो अपारदर्शक हमारी वे वस्तुएं होती हैं जिनसे क्या है कि प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता, उनको हम बोलते हैं क्या, अपारदर्शक वस्तुएं। सपोज करो ये ईंट रखी हुई है, तो ईंट के अगर एक साइड में क्या पड़ेगा, यहाँ प्रकाश पड़ेगा, तो इधर प्रकाश नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ईंट क्या है, एक हमारी अपारदर्शक वस्तु है, पत्थर, ETC। इसी प्रकार से क्या हुई, ये हमारी 5 प्रकार की वस्तुएं अपनी पढ़ी। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ी। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त वस्तुएं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, और पारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाए, और अर्धपारदर्शक वो होती हैं जिनसे प्रकाश आधा गुजर जाए और आधा अवशोषित कर लिया जाए। और उसके बाद अपारदर्शक वस्तुएं हमारी वो होती हैं कि जिनसे हमारा प्रकाश नहीं गुजरता है। एग्जाम्पल सभी के मैंने लिखे हैं, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको पढ़ना है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्रकाश के बारे में आपको बताया, उसके बाद मैंने कुछ वस्तुओं के बारे में बताया। अब देखिए, अब चलते हैं जहाँ से भर भर के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, आप बेसिक थोड़ा समझेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है एक्चुअल में होता क्या है। सपोज करो ये क्या है, ये एक दीवार है और दीवार के सामने ये आप खड़े हुए हैं। तो आपने क्या करा, आपने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और टॉर्च किस पे मारी, इस दीवार पे मारी। जब आपने दीवार इस टॉर्च पे मारी, मतलब इस दीवार पे आपने टॉर्च मारी, तो ये टॉर्च क्या होगी, इस दीवार से टकराएगी और टकराने के बाद वापस क्या आएगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे ये जो लाइट है ये पार नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, एक अपारदर्शक वस्तु है। तो दोस्तों प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, वो क्या होता है कि सपोज किसी भी प्रकाश का किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना, क्या बोलते हैं, इसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि सपोज करो कोई भी प्रकाश है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद अगर वापस उसी माध्यम में आ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रकाश टकराने के बाद मतलब पार निकल जाता, तो इसको बोल देते प्रकाश का अपवर्तन, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब सपोज करो कोई किरण है, वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो वो क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अरे आ रही है बात समझ में। तो प्रकाश का परावर्तन अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको फट से बता देंगे कि ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो वहाँ से क्या करता है कि आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं,
और इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए एक दर्पण लिया हुआ है, आप इसको देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक दर्पण है। तो इस दर्पण पे क्या आएगा, एक इंसिडेंट रे यहाँ से आती हुई दिख रही है आपको, देखिए मैंने लिखा हुआ है आपतित किरण। जब ये किरण यहाँ से आ रही है और आने के बाद ये यहाँ टकराई और टकराने के बाद वापस क्या हुआ, वापस इसी माध्यम में ये वापस चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब है क्या, ये जो बीच में बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं, और हिंदी में इसको अभिलंब बोलते हैं। देखिए प्रकाश आ रहा है और आने के टकराने के बाद वापस इधर निकल जा रहा है। देखिए एक्चुअल में प्रकाश जब आ रहा था ना, तो प्रकाश एक्चुअल में ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि टकराने के बाद वापस चला गया। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो जो आने वाली किरण होगी, जो आपतित किरण होगी, उससे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, जो यहाँ आपको दिख रहा है, और जो हमारी परावर्तित किरण है जो टकराने के बाद वापस जा रही है, उससे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रहा है, आर बना रहा है। तो एंगल आई को हम आपतन कोण बोलते हैं क्योंकि आपतित किरण के साथ ये बना रहा है, और एंगल आर के क्या बोलते हैं, हम परावर्तन कोण बोलते हैं क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ बना रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं होता, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्सिंग रे होती है, और ये हमने दर्पण ले लिया। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या है कि ये एक्चुअल में आपतित किरण ऐसे आ रही चाहिए थी और सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि ये इस तरीक़ा से इधर की तरफ चली गई। तो ये इतना क्या हो गया, ये इसका विचलन हो गया, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो विचलन यही हुआ कि ये जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये वापस इस साइड को चली गई, तो ये क्या हो गया, इसका विचलन हो गया। तो आपको याद रखना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये डायग्राम आप देख लेंगे, खुद से बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो सबसे पहला नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जिस स्पीड से ये हमारी लाइट आएगी ना, उसी स्पीड से क्या होगी, टकराने के बाद वापस जाएगी। इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एक नियम ये लिखा हुआ है कि जो एंगल आई है ना, वो एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है जो आपतन कोण है ना ये, और आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये नियम नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। इसका मतलब ये है जो आपतित किरण आ रही है हमारी, परावर्तित किरण ये है, और उसके बाद जो ये अभिलंब है ना, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का उदाहरण क्या है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा मैंने लिखा हुआ है कि चाल समान होगी दोनों किरणों की। मतलब जो हमारी आपतित किरण है, मतलब जो टकराने के बाद फिर दूसरी परावर्तित किरण जा रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, समान चाल होगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, पहली वीडियो है। अगर आपको बोरिंग भी लग रहा है तो बहुत अच्छे से आप समझ के वीडियो को देखिए। उसके बाद ये PDF जब मैं आपको दे दूंगा ना, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने यहाँ ऐसे, जहाँ भी मैंने ऐसे एरो बनाए हुए हैं, आप समझ जाइए कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। तो अब कभी कभी आपसे एग्जाम में बोलता है कि ये जो दर्पण होता है, सपोज करो ये दर्पण था और ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था। तो कभी कभी बोलता है क्या है कि ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण को क्या कर दिया गया है, थीटा डिग्री घुमा दिया गया है। तो ये दर्पण है, अगर इसको थीटा डिग्री घुमा देंगे ना इसको, तो आपसे बोलेगा जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण जा रही है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपसे बोलता है, तो आपको याद रखना है यदि दर्पण को हम थीटा डिग्री घुमा दें, तो जो हमारी परावर्तित किरण है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलेगा कि यदि दर्पण को हम थीटा डिग्री घुमा दें तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परावर्तित किरण हमारी क्या होगी, 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, और ये जो आपतित किरण होगी ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, यदि दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो जो हमारी परावर्तित किरण है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है, आपतित किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या रहे, ये परावर्तन के कुछ नियम थे। उसके बाद क्या है कि आंखों से दिखाई देना परावर्तन की घटनाएं। सपोज करो आप कोई भी वस्तु देख पाते हैं, तो होता है क्या है, प्रकाश उस वस्तु से टकराता है, सबसे पहले टकराने के बाद वापस आपकी आंख में आता है। तो ये क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि आंखों से दिखाई देना किस प्रकार की घटना है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, परावर्तन दे देगा, अपवर्तन दे देगा, मतलब प्रकीर्णन दे देगा, मतलब डिफरेंट ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि आंखों से दिखाई देना किस प्रकार की घटना है, आंखों से दिखाई देना परावर्तन की घटना है।
उसके बाद आपसे बोलेगा कि जल व दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, तो वो भी आपको याद रखना है, परावर्तन के कारण होता है। आंखों से दिखाई देना परावर्तन की घटना है, व जल व दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने लिखे हैं, आपको किसी भी एक बुक में मिलेंगे नहीं। डिफरेंट डिफरेंट बुक प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स आपके लिए बनाई गई है, और इतनी मेहनत करूँगा आपके लिए और ऐसे ही करता रहूँगा। अगर कोई एक भाई बहन भी मुझे वीडियो देख के कमेंट करेगा तो मुझे अच्छा लगता है, और सिर्फ ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्लासेस करा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी वस्तु है ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित कर देती है। सपोज करो कोई वस्तु है वो हरे रंग की दिखाई दे रही है, तो वो जो हरे रंग की आपको वस्तु दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु हरे रंग को ही क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। क्योंकि जो हमारी लाइट होती है, जो सन से लाइट होती है, उसमें कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो अगर वो हरे रंग की वस्तु आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो हरे रंग को ही क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। तो कोई भी वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित करती है, ये आपको याद रखना। अगर कोई वस्तु काले रंग की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सभी रंगों को क्या कर रही है, अपने अंदर अवशोषित कर रही है। क्योंकि वो किसी भी कलर की नहीं दिखाई दे रही, ब्लैक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर काली दिखाई दे रही है, उसके अंदर क्या है, वो सभी कलर को क्या कर रही है, अपने अंदर अवशोषण कर लिए। इसी वजह से आपको पता है कि जो काली कमीज होती है उसमें क्या है, गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जब सन से लाइट आती है तो वो जितने भी उस लाइट में, जितने भी उस किरण में क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सभी को क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। तो इसका मतलब यह है कि इसी वजह से काले कपड़ों में गर्मी ज़्यादा लगती है। जब भी बोला जाता है कि काले कपड़ों की अपेक्षा जो सफ़ेद कपड़े हैं वो ज़्यादा लाभदायक होते हैं गर्मियों में पहनने के। तो सफ़ेद, कोई भी वस्तु सफ़ेद इसलिए दिखाई देगी क्योंकि वह सभी रंगों को क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। जब वो किसी भी मतलब जितने भी कलर आए थे सभी को उसने रिफ्लेक्शन कर दिया, तो उसके पास कोई कलर नहीं रहेगा, तो उस वस्तु को हम क्या बोल देंगे, वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, आपको सफ़ेद दिखाई देगी। और सबसे कम गर्मी जो आपको लगती है वो सफ़ेद कलर के ही कपड़ों में लगती है। ठीक है, तो सफ़ेद जो कपड़े होते हैं वो सभी प्रकाश, जितना भी प्रकाश आता है सभी को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बना के अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सबसे पहले परावर्तन क्या था कि प्रकाश जो था, प्रकाश टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें प्रकाश इस प्रकार से आएगा और टकराने के बाद वापस क्या होगा, दूसरे माध्यम में चला जाएगा। तो जब भी आपसे बोला जाए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। याद रखना है। अब देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मतलब किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी या नॉर्मल के पास रहेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, तो ये क्या है हमारा, हमने मान लिया ये मतलब जो बीच का एक सरफेस है जो दो माध्यम को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। एक विरल माध्यम है, एक डेंसर है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, हल्का होता है। सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक माध्यम तो हमने मान लिया क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, और दूसरा माध्यम क्या है, पानी इसमें नहीं भरा हुआ है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आप एक तालाब के किनारे खड़े हुए हो, तो ये वाला क्या हो गया, पोर्शन तालाब वाला हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आप तालाब के बाहर हैं। तो ये जो आपतित किरण आएगी, तो यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है। सघन माध्यम में क्या है कि पार्टिकल पास पास होंगे, तो ये पार्टिकल पास पास होंगे तो ये भीड़ भाड़ का इलाका है, मतलब आप समझ सकते हैं। जब आपतित किरण आएगी और आने के बाद जो ये किरण है ना, ये डॉट डॉट से जो मैंने शो किया हुआ है, इस तरीके से ये किरण जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जब यहाँ से किरण आ रही थी तो इसकी क्या थी, चाल इसकी ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही ये विरल माध्यम में आई ना, सघन माध्यम से मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो जब मीडियम चेंज हुआ तो ये सीधी जाने के बजाय क्या हो गई, ये नॉर्मल की तरफ, इस प्रकार से नॉर्मल की तरफ ये क्या हुआ, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो जो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, क्या होता है। तो आपको बात याद रखनी है, जब भी वस्तु विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। विरल का मतलब होता है खुला
इलाका भीड़ कम है, तो जब सघन में जाएगी तो वो क्या होगी, झुक जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल था और वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल ज़्यादा था और उसके बाद जानी चाहिए थी यहाँ और गई यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया। आई बात समझ में। उसके बाद क्या हुआ, आई हमारा क्या है, आपतन कोण है, और आई आर क्या है, हमारा अपवर्तन कोण है। तो जो हमारा आपतन कोण है वो ज़्यादा होगा किससे, अपवर्तन कोण से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद दूसरा केस मैंने यहाँ लिया है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सघन माध्यम मैंने ऊपर लिया है और नीचे लिया है 2 मैंने विरल माध्यम। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण आई, मतलब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगी तो यहाँ भीड़ भाड़ का इलाका था, तो यहाँ क्या थी, स्पीड यहाँ मंदी थी। जब यहाँ स्पीड मंदी थी तो एक्चुअल में ये जानी चाहिए थी तब किरण यहाँ, लेकिन जैसे ही इसने एयर में एंटर किया, मतलब विरल माध्यम में यानी इसने एंटर करा, तो एंटर करने के बाद क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गई। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको क्या करना है। अगर सघन माध्यम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, अगर विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा कि नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन से जब विरल में जाएगी तो सघन में स्पीड कम होती है, विरल में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ये आपको एमसीक्यू के माध्यम से मैं कवर करा दूंगा। तो आशा करता हूँ प्रकाश का जो अपवर्तन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के ना कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के क्या होते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ मैंने नोट करके लिखा हुआ है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसका कलर, जो उसका रंग होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता और उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अरे सपोज करो ये इस वस्तु का, ये जो रे आ रही थी इसका कलर था रेड, तो जब ये इस दूसरे माध्यम में चलेगी तो भाई कलर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कलर तो जय यहाँ तो वो यहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका कभी भी क्या नहीं बदलता, कलर नहीं बदलता, और उसकी क्या नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब ये कितनी बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता। तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी और उसका जो रंग है वो नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदल जाता है। उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या तेज हो जाती है। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए उदाहरण आपको याद रखने हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं और कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तारों का टिमटमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखाई देना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर दिखाई देना, अरे भाई सिक्का हो या फिर छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना या फिर कम गहरा दिखाई देना, ये सारा क्या है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। सूर्य का वास्तविक समय से पहले उगना या छिपना के बाद तक दिखाई देना, मतलब सूर्य का वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद तक जो दिखाई देता रहता है आपको सूर्य, वो भी प्रकाश के क्या है, अपवर्तन की घटना है। तो प्रकाश का अब देखिए आगे चलते हैं, जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, आपकी कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि पहली क्लास है ये। आप इसमें मुझे अपना सजेशन देंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, जितने भी मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं ना, ये आपको एकदम मतलब समझ आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपको PDF दूंगा। इस PDF को आप अच्छे से लर्न करेंगे और जितने भी आपको क्वेश्चन या जितने भी फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे ना, सारे रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो इंग्लिश में इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब सपोज करो सूर्य की से जो लाइट आ रही है ना, जब प्रकाश 7 रंगों में टूटने की घटना, मतलब जो सूर्य से लाइट आई और आने के बाद क्या हुआ, वो किसी प्रिज्म से टकराई और टकराने आने के बाद क्या हुआ, वो 7 अलग अलग रंगों में क्या हुआ, टूट गई। तो ये टूटने की जो 7 रंगों में टूटने की जो घटना है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो उदाहरण भी बताऊंगा इसके क्या क्या होते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो स्वतः प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में आपको बता रहा हूँ और आपको रटने नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी।
तो श्वेत रंगों का 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है सारा मैं आपसे बात करने वाला हूं। अभी आपको इतना याद रखना है कि जब प्रकाश श्वेत रंगों का 7 रंगों में जब प्रकाश टूटता है तो लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने प्रैक्टिकली एकदम आपको डायग्राम बना के बताया है। ये क्या है, एक प्रिज्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके से मैंने प्रिज्म बनाया हुआ है। और उसके बाद ये क्या है, सन है हमारा, सूर्य देवता है। यहाँ से वाइट लाइट निकली और ये जो वाइट लाइट थी ना, ये इस तरीके से इधर जाने वाली थी। जब ये इधर जाने वाली थी तो हो गया क्या कि जो विचलन की बात कर रहा है, देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि श्वेत रंगों का 7 रंगों में टूटने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि वो विचलन सबसे कम कैसे हो रहा है। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि सूर्य से जो लाइट आई है वो एक्चुअल में यहाँ जानी चाहिए थी। ये जो डॉट डॉट से मैंने शो किया है ना, तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि इस प्रिज्म से टकराने के बाद ये लाइट हुआ क्या कि ये 7 डिफरेंट कलर में इस प्रकार से टूट गई। ये सारे कलर हैं जिनमें ये टूट गई। तो आपको एक बात याद रखनी है, ये क्या है, विचलन हो रहा है। ये क्या है, विचलन हो रहा है। यहाँ प्रकाश जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ लाल रंग यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लाल रंग का विचलन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। लाल रंग का विचलन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। जब लाल रंग का विचलन सबसे कम हो रहा है तो इसकी लाल रंग की क्या होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। लाल रंग का विचलन क्यों हो रहा है, देखिए सबसे ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइट हमारी, देखिए एक्चुअल में तो जो लाइट है ना वो यहाँ जानी चाहिए थी हमारी, यहाँ ना जाके वो इस प्रकार मुड़ गई और 7 अलग अलग क्या हुआ, कलर रंगों में मतलब विभाजित होगी। तो रेड रंग क्या है, सबसे ऊपर है, तो लाल कलर क्या होगा, इसकी जो विचलन है सबसे कम होगा। आप देख सकते हो। और भाई इसका देखेंगे आप, सबसे नीचे क्या आ रहा है, वायलेट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैंगनी कलर का, सबसे कम विचलन होगा रेड कलर का। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो भी लाल कलर की होगी, और उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, बैंगनी की होगी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है लाल की, बट लेकिन होता क्या है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा निम्न में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ऊपर किसकी होती है, लाल की होती है। उसके बाद आप इसको याद रख सकते हैं विबग्योर से, या तो आप याद रख सकते हैं VIBGYOR, या फिर आप मेरे अनुसार आप याद कर सकते हैं ROYGBIV, ROYGBIV 2-3 बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया, बैंगनी हो गया। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, बैंगनी की होगी। सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, रेड का हो रहा है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है, बैंगनी का हो रहा है। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाल की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, बैंगनी की क्या है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या तो फ्रीक्वेंसी दे देगा, स्पीड दे देगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेवलेंथ दे देगा लाइट की, और आपसे बोल लेगा कि लाइट की स्पीड क्या है। तो स्पीड जो होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, मतलब तरंग दे रही है, और आवृत्ति की अगर आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रकाश की चाल आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ और उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रकाश की चाल है ना, वो अधिकतम संभव चाल है। प्रकाश की चाल से कोई नहीं चल सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको हमेशा याद रखना है, भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, वह ठोसों में क्या होती है, सबसे कम होती है। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, निर्वात में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एयर में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम किस में, सॉलिड में है। तो प्रकाश जो सबसे फास्ट चल सकता है निर्वात में, उसके बाद एयर, लिक्विड, सॉलिड। तो आपसे ये MCQ क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लेना आप। ये सारा प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपकी नोट्स बनाई गई है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मतलब जो वाइट लाइट होती है, जो श्वेत प्रकाश होता है, 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उसके बाद मैंने बताया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब चला जाना, तो वही क्या होता है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का
परावर्तन क्या होता है कि किसी भी लाइट का प्रकाश का एक मतलब किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तक देखे होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं चला होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअल में होता क्या है। सारा बताऊंगा आपको, उदाहरण भी बताऊंगा कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, या फिर सूर्य हमें लाल दिखाई देता है तो वो किसके कारण दिखाई देता है। सारे उदाहरण आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, रटने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, वीडियो को बस लाइक कर देना, और अगर आपका कोई मित्र है तो उस तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कोई आपका मित्र कर रहा है तो उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फालतू की बातें नहीं की जा रही हैं। लाइक ठोको, शेयर ठोको, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपके लिए पूरा प्रयास करता रहूँगा। बहुत मेहनत से डिफरेंट बुक से आपके लिए मैंने नोट्स बनाई हैं। ये नोट्स मैं आपको PDF दूंगा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है सभी को, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। तो जो सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, वो वातावरण में आकर वायुमंडल में फैल जाना, मतलब जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, उस सूर्य के प्रकाश का आकर वायुमंडल जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका में फैल जाना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो अभी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, और हमेशा के लिए आप किस ट्रिक से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया है कि जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य में हमारे कितने कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये क्या होती हैं, हमारे 7 प्रकार के क्या होते हैं, कलर होते हैं हमारे किसमें, सूर्य के प्रकाश में, वाइट लाइट में। तो अब आपको बात याद रखनी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, हमारी गैस होती हैं, और क्या होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, जो बीच वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। तो ये हुआ हमारा सन से लाइट चली, इसमें लाइट आने के बाद, और सूर्य के लाइट में क्या थे, हमारे 7 ये कलर थे। तो हुआ क्या कि जब ये इसमें एटमॉस्फेयर में आएगी, तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद होगा क्या कि आपको पता है, एक बात आपको याद रखनी है, जो प्रकीर्णन होता है ना, वो प्रकीर्णन जो होता है, अगर किसी की भी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन उसका कम होगा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हुआ क्या, जब वाइट लाइट इसमें आई और आने के बाद क्या हुआ कि ये डिफरेंट कलर में इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में फैल गई। और फैलने के बाद हुआ क्या कि जो हमारी इनकी क्या थी, वेवलेंथ ज़्यादा थी, रेड की, ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी तो इनका प्रकीर्णन कम हुआ। लेकिन जो हमारे ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इनकी क्या थी, वेवलेंथ इनकी कम थी, तो इनका प्रकीर्णन क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। जब इनकी वेवलेंथ कम है तो इनका प्रकीर्णन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। होने के बाद क्या हुआ कि जो ब्लू, इंडिगो, वायलेट है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके से क्या हो गई, प्रकीर्णन हो गया। तो ये सभी इसमें फैल गई। तो फैलने के बाद होगा क्या कि ये ब्लू, इंडिगो और वायलेट तीनों फैलेंगे, लेकिन जो हमारी आंख होती हैं वो ब्लू को ज़्यादा देख लेती हैं। उसके बाद ये आप खड़े हुए हैं, आपने अपना मुंह उठाया, मुंह उठाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आकाश दिखाई दे रहा है, वो भी कैसा, नीला नीला दिखाई दे रहा है। वो तो नीला क्यों दिखाई दे रहा है कि जो हमारी प्रकाश से लाइट आई है, आने के बाद क्या हुआ, इसका स्कैटरिंग हुआ, इसका प्रकीर्णन हुआ, ये डिफरेंट कलर इसमें जो मतलब एटमॉस्फेयर में घुल गए। तो ये जो कलर थे ना, ये जो 3-4 कलर थे, इनका प्रकीर्णन कम हुआ क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन इनकी वेवलेंथ क्या थी, कम थी, तो इनका प्रकीर्णन ज़्यादा हो गया। इसी वजह से हमें प्रकाश का जो मतलब आकाश का जो रंग है ना, वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आज आपको एक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा आकाश है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अभी तक पढ़ लिया होगा नीला होता है, लेकिन आज आपको पता लग गया कि नीला क्यों होता था एक्चुअल में, और आपको पता लग गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको मैंने बता दिया कि सूर्य के प्रकाश का वातावरण में आकर वायुमंडल में फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, सपोज करो ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, x समानुपाती y। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, ये समानुपाती वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो x समानुपाती y लिखा हुआ है,
इसका मतलब ये है अगर y बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, x भी बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है। मतलब अगर x बढ़ाओगे तो ये y भी क्या बढ़ेगा, साथ में बढ़ेगा। अगर इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ x समानुपाती 1/y, तो इसका मतलब ये है अगर y बढ़ेगा ना तो ये कम हो जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हो गया क्या कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन है। तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा अगर क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। देखिए अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से जो नीला कलर था वो आपको आकाश का दिखाई दिया, क्योंकि नीला जो कलर था वो स्कैटरिंग मतलब उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो गया। इसी वजह से आपको जो आकाश का रंग है वो नीला नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको हम रिले प्रकीर्णन भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है, निम्न में से रिले प्रकीर्णन का कौन सा फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ना इसके उदाहरण पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि ये किसका उदाहरण है। अगर आकाश का काला दिखाई देना है, नीला दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन का है, किसका है। तो आपको एक बात अपने दिमाग में याद रखनी है हमेशा के लिए, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए माध्यम व सूर्य का क्या होता है, होना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा जो ये ट्रिक लिखी हुई है ना, बड़ी व प्राकृतिक वस्तुओं को बड़ी व प्राकृतिक वस्तुओं के रंग पूछे जाने पर उत्तर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ये क्या है, ट्रिक है। कभी भी आपसे एग्जाम में बड़ी होनी चाहिए, वह नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, जो नेचुरल वस्तु हैं। तो अगर उनका आपसे कलर पूछा जा रहा है ना, तो डायरेक्टली क्या होगा, उसका आंसर प्रकीर्णन होगा। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला, आकाश क्या है हमारा, नेचुरल है, और कलर पूछा जा रहा है आकाश का नीला, तो प्रकीर्णन हो गया। बादलों कोहरे का रंग सफ़ेद, प्रकीर्णन हो गया। सूर्य का लाल, सूर्योदय अस्त के समय, प्रकीर्णन हो गया। समुद्र का नीला रंग कैसा हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ये सभी क्या उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। तो जहाँ भी बड़ी वस्तु और नेचुरल वस्तु का आपसे कलर पूछा जाए तो वहाँ डायरेक्टली आंसर आंख मीच के मार देना है, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे चलेंगे। आप बस ये 3 पॉइंट आप याद रख लीजिए, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आपको लाइट के बारे में ना बहुत अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। और 10-15 मिनट की और वीडियो बनेगी नेक्स्ट, उसमें आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद MCQ क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो खतरे का निशान होता है ना, वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और हाई वेवलेंथ के कारण। इसी वजह से क्या बनाए जाते हैं, लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं, क्या, खतरे के निशान। तो ये आपको याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष पे कोई व्यक्ति गया तो उसे आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। नीला दिखाई देता है हमको, लेकिन वहाँ कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो मनुष्य की जो मतलब स्कूल की जो येलो कलर की जो मतलब स्कूल की जो बस होती हैं, तो उनके बसों का जो कलर होता है वो येलो ही क्यों होता है, वो येलो ही क्यों होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी आइज़ होती हैं, जो हमारी आँख होती हैं, वो क्या होती हैं, वेवलेंथ तो भले ही रेड की ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या है कि जो हमारी जो आँख है ना, वो येलो कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो आसानी से उसको देखने के बाद क्या होगा, मतलब अगर आप रेड कलर आपके सामने रखा हुआ है और येलो कलर आपके सामने रखा हुआ है, तो अगर आप येलो कलर के लिए देखते रहेंगे तो आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और रेड कलर आप देखेंगे तो आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से स्कूल की बस येलो कलर की बनाई जाती हैं, ताकि आप हमारी जो आँख है ना ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आसानी से वो येलो कलर को मतलब देख लेती हैं, तो ताकि एक्सीडेंट केस कम हो। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्कूल बस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। तो ये दोस्तों आज आपकी क्लास रही। तो क्या क्या मैंने डिस्कस किया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रकाश के बारे में क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं सारी वस्तुओं के बारे में बताया, परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया, तो ये प्रकीर्णन बताया, वर्ण विक्षेपण बताया, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी भाई
पीडीएफ चाहता है इसकी, इस जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास होगा। इस नंबर पे क्या करेंगे, आप मैसेज कर देंगे हाय लिख के, और आपके पास क्या होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। और इसी तरीके से 30 दिन के लिए मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ साइंस का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा विद पीडीएफ। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि भाई सारा अपना जितना भी अनुभव है वो मैं इसमें झोंक दूँ, और बहुत अच्छे से क्या हो, आपकी तैयारी हो और आप एग्ज़ाम में क्या लें, सिलेक्शन लें। तो आपको क्या करना है, सभी को बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट ज़रूर करनी है सभी को, और उसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।